आज जो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ वो है इकोनॉमिक वोज़ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो, और क्यों इस तरह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं हमें नज़र आती बल्कि हमेशा प्रॉब्लम्स का ही शिकार नज़र आती है। एंड स्पेसिफिकली इन द रिसेंट ईयर्स इन द करंट टाइम ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है, जिसकी वजह से बाकी जो है वो ओवरऑल कंट्री की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इकोनॉमी क्यों जो है वो स्टेबल नहीं है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसको क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उनको देखेंगे। और साथ ही फिर हम इसमें ये देखेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सल्यूशन क्या है। क्योंकि इस इन प्रॉब्लम से निकलने का कोई सल्यूशन भी तो होगा, वो कोई शॉर्ट टर्म सल्यूशंस होंगे, कोई लॉन्ग टर्म होंगे, तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, उनके मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम है। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि जब आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका इनफ्लो जो है वो कम है और जो उसका आउटफ्लो है वो ज़्यादा है, यानी कि वो बाहर ज़्यादा जाता है जबकि अंदर जो है वो आपके पास कम आता है। आपकी कंट्री के अंदर जो है वो उसका इनफ्लो कम है जबकि उसका जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। अब फॉरेन एक्सचेंज से क्या मुराद है? फ़ॉरेन एक्सचेंज से मुराद हम जो फॉरेन करेंसी है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, वो है आपकी फॉरेन एक्सचेंज। और वो क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ मोर देन 88%। ये क्या है? ये डॉलर है, यूएस डॉलर है। तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो है, यानी कि आप सिनोनिमसली इसको यूएस डॉलर कह सकते हैं, कि उसका इनफ्लो जो है वो आपके पास कम है और उसका जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है। अब हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कैसे, किस सिचुएशन में क्या चीज़ें होती हैं कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है वो उसको इनफ्लो करती हैं, और कौन सी चीज़ें उसको आउटफ्लो में रोल प्ले करती हैं। अच्छा, इनफ्लो क्या होता है? कैसे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आपके कंट्री के अंदर आता है? जब आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, यानी कि आप चीज़ें बाहर बेचते हैं, तो फिर आपके पास ज़ाहिर है कि डॉलर आता है। आपने समवन हैज़ बॉट इट, तो वो आपके पास डॉलर आएगा। अच्छा, उसके बाद जो आपकी रेमिटेंसेस होती हैं, यानी कि लोग जो बाहर से पैसा भेजते हैं, वो इसमें आ जाता है। उसके बाद जब आपने अगर किसी को लोन दिया हो और वो इसको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करे, इसको रीपे करे आपको, तो उस सिचुएशन में आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। और इसके अलावा जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी फॉर्म में, ज़ाहिर है कि वो जो है वो डॉलर्स की फॉर्म में होगी, तो वो आपके पास इनफ्लो होगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं। इनमें ऑफ कोर्स जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, मेन जो कंटेंट है, मेन जो इसमें पोर्शन है वो आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपकी एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है, आपकी रेमिटेंसेस के थ्रू होता है, आपकी जो आपने जो लोन्स दिए होते हैं वो जब विद इंटरेस्ट कोई रिटर्न करता है, इनको रीपे करता है, तो उस सूरत में आपके पास जो है फॉरेन एक्सचेंज आता है कंट्री के अंदर। और इसके अलावा जब आपकी एफडीआई होती है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, उस सूरत में भी आता है। अब ये तो हो गया कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज आपके मुल्क के अंदर आता है। अब क्या चीज़ें हैं जिससे ये आउटफ्लो होता है, इसका ये बाहर जाता है, वो क्या है? इंपोर्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट्स क्या होती हैं कि जब आप चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से आप लेते हैं, यानी कि बाय करते हैं, तो डेफिनेटली आप जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ज़्यादातर जो बाइंग है वो डॉलर्स में होगी। मोर देन 88% तो है वो इंटरनेशनल बाइंग वुड सेलिंग वुड सारी डॉलर्स में चलती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसमें क्या होगा? जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप जो है वो मज़ीद डॉलर, इसका मतलब है कि आप खर्च करेंगे, तो आप जो चीज़ इंपोर्ट्स होती हैं उससे क्या होता है कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज होगा वो बाहर जाएगा। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिसमें मनी को लॉन्डर किया जाता है। वो भी एक तरीका है जिससे आपका जो मनी का है वो आउटफ्लो होता है। इसके अलावा डेट सर्विसिंग करते हैं, यानी कि जो आपने डेट लिया होता है वो आपको डेट सर्विसिंग से मुराद ये है कि आपने जो कर्ज़ा है वो वापस करना है। और पाकिस्तान, आपको पता है कि डेट का एक बहुत ज़्यादा हैवी डेट का शिकार भी है, तो वो चीज़ें जो हैं वो भी इसमें आ जाती हैं कि जब आपने डेट रिटर्न करना है तो वो भी आप डॉलर्स में करेंगे, तो आपकी सारी चीज़ों से क्या हुआ कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका आउटफ्लो हुआ। अब आइडियली तो इसमें ये होना चाहिए, अगर किसी मुल्क के हम बेनिफिट की बात करें तो उसमें ये होना चाहिए कि आउटफ्लो कम हो और इनफ्लो जो है वो ज़्यादा हो। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन में क्या है कि इनफ्लो जो है वो कम है और आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा है, जिससे क्या हुआ, एक जो है वो इम्बैलेंस का शिकार होता है पाकिस्तान, और वो एक फिर डेफिसिट आ जाता है। जबकि जब वो डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट वाली सिचुएशन ये होगी कि जिसमें आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका इनफ्लो जो है वो मुल्क में कम है जबकि उसका आउटफ्लो ज़्यादा है। ठीक।
अब आपके पास क्या होता है, जब यानी कि इससे मुराद ये है कि जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो जब कॉन्स्टेंटली आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर ज़्यादा जा रहा है, अंदर कम आ रहा है, तो क्या होगा कि जो आपके फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो फिर डिप्लीट होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे। वो रिजर्व्स होते हैं जो आपको थोड़ा स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन वो रिजर्व्स क्या होते जाएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते जाएंगे। और पाकिस्तान इस चीज़ का सामना कर रहा है। कभी ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के रिसेंटली अगर हम देखें तो $5 बिलियन तक रिजर्व्स गिर चुके हैं। जैसे जैसे रिजर्व्स जो है फॉरेन एक्सचेंज की गिरते हैं, प्रॉब्लम्स मुल्क की इकोनॉमी के लिए बढ़ती जाती हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तब होता है कि जब आप जो है वो आपके पास इंपोर्ट्स के लिए या फिर आपने जो अपने डेट जो है वो रिटर्न करने थे उसके लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं बचा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इंपोर्ट्स के लिए या डेट सर्विसिंग के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए आपके पास इनफ। लेकिन क्या होता है कि जब आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं क्योंकि आप इंपोर्ट ज़्यादा, आपका इनफ्लो जो है वो कम हो रहा है और आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत सिंपल सी एक चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि इनफ्लो जो है वो जब कम होगा, आउटफ्लो ज़्यादा होगा, आपके जो रिजर्व्स हैं वो गिरते जाएंगे। जब रिजर्व्स गिरते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप इवेंचुअली ना आप इंपोर्ट कर पाएंगे ना आप डेट सर्विसिंग, ऐसी सिचुएशन में चले जाएंगे जहाँ पे आप इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे चीज़ों को, डेट सर्विसिंग भी नहीं, यानी कि डेट सर्विसिंग बनाते हैं कर्जा वापस भी नहीं कर पा रहे। अब IMF इस सारी सिचुएशन को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है रेगुलरली। जब कोई कंट्री इस सिचुएशन पे पहुँचता है तो वो फिर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जैसे श्रीलंका के केस हमने देखा। तो इस तरह से होता है कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जब वो डिप्लीट कर रहे होते हैं तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, जिसमें आप इनफ आपके पास रिजर्व्स ही नहीं हैं कि आप इंपोर्ट्स कर पाएँ या आप जो है वो डेट सर्विसिंग कर पाएँ। और आज की दुनिया में तमाम ममालिक कितने इंटरलिंक्ड हैं ट्रेड के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, दे आर हाईली इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री इंपोर्ट के बगैर जो है वो सर्वाइव करेगा। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, किसी को रॉ मटेरियल, किसी को फिनिश्ड प्रोडक्ट, किसी को इंडस्ट्रियल, किसी को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं। तो इंपोर्ट्स तो हर मुल्क को किसी न किसी हवाले से करनी पड़ती हैं क्योंकि हाईली इंटरलिंक्ड है आज की दुनिया। तो फिर क्या होगा जब आपके पास रिजर्व्स नहीं है और डेट्स भी किसी न हर किसी मुल्क के ऊपर थोड़े या ज़्यादा होते ही हैं। तो ये दोनों चीज़ों को करने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए। लेकिन चूंकि आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है और इंपोर्ट्स वाला जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो फिर आपके रिजर्व्स गिरते हैं तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आता है। और साथ ही साथ जैसे आपके रिजर्व्स डिक्लाइन करेंगे उसी तरह से आपका जो रुपी है वो डीवैल्यूएशन होगी उसकी। और रुपी डीवैल्यूएशन के आगे एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू होता है, कैस्केड ऑफ इवेंट शुरू होते हैं, इन्फ्लेशन होती है और मज़ीद जो है वो आपके इकोनॉमिक वोज जो है वर्सन होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें कुछ, हम थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा कंपैरिजन भी अगर हम देखें तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व हैं सबसे पहले जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास है तो वो चाइना के पास है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में है। उसके बाद जापान है। इसके अलावा इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो तकरीबन $560 बिलियन के करीब हैं। बांग्लादेश के पास तकरीबन नियरली $31 बिलियन हैं। ये 2020, 21, 22 इन ईयर्स के स्टैट्स हैं। इनमें ज़ाहिर है कि ये ट्रेड वाली चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलसल चेंज हो रही होती हैं, तो इनके डिजिट्स में, फिगर्स में चेंजेस आते हैं। इनको आप रिसेंट जो है उसके हिसाब से आप चेक करके इनको एग्जैक्ट फिगर इसमें डाल सकते हैं। बट बताने का मकसद ये है कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इस वक्त जो है वो 560 बिलियन, और ऊपर मैंने बात की कि पाकिस्तान के 4 to 5 या 6 इस तरह से हैं, लाइक लेस दैन 10 हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उनका साइज़ क्या है। उसके अलावा जो आप बांग्लादेश की बात करें तो वो नियरली $31 बिलियन के हैं। इसके अलावा ये हमारे पास इसका आ जाता है। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $34 बिलियन हैं नियरली। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स भी हमसे ज़्यादा, आप ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी हमसे, रिजर्व्स वो भी ज़्यादा है, बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी ज़्यादा है। और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो 500 बिलियन को टच करती हैं। तो इंडिया तो बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों में आगे। लेकिन अगर हम बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में और अपनी एक्सपोर्ट्स में हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसमें हम जीडीपी को भी हमें समझना ज़रूरी है। जीडीपी क्या होता है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कि जितनी भी आपका कंट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है बेसिकली वो आपका जीडीपी बनाती है। आपके मुल्क में प्रोड्यूस होने वाली तमाम गुड्स एंड सर्विसेज उनका जो टोटल एक जो है वो मॉनेटरी वैल्यू है वो आपका जीडीपी है। पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो 2022 में $376 बिलियन के करीब था। तो इस तरह से ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया का जो जीडीपी है वो तकरीबन $3 ट्रिलियन के करीब है। बांग्लादेश का जीडीपी भी हमसे ज़्यादा है, $420 बिलियन के करीब है। तो ये तीन चीज़ों में मैंने कंपैरिजन आपको एक बता दिया जीडीपी के हवाले से। जीडीपी अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान का 376 है, बांग्लादेश का 400 में है, और जो इंडिया है उसका तो ट्रिलियन डॉलर्स में है। और इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज भी बताया, वो भी हमारे कम है, बांग्लादेश के ज़्यादा हैं। इस तरह से एक्सपोर्ट्स भी बताई तो वो एक्सपोर्ट्स भी जो है बांग्लादेश की ज़्यादा है और हमारी कम है। तो ये तीन चीज़ों में हमने एक छोटा सा कंपैरिजन देख लिया। मैंने आपको पिछली जो टॉपिक्स थे उनके लेक्चर्स में भी ये बात, वीडियोस में ये बात बताई है कि जो कंपैरिजन होता है किसी भी हवाले से, आप जो अपने नियर बाय कंट्रीज़ होते हैं, आप बहुत यूएस के साथ, चाइना के साथ, या फिर आप कनाडा के साथ या इन ममालिक के साथ कंपैरिजन के बजाय अगर आप अपने बिल्कुल ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि आपके नियर बाय हैं, ऑल्दो चाइना इज़ और नेबर, लेकिन फिर भी जो ऐसे कंट्रीज जिन जो ज़्यादा इकोनॉमिकली आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ आप कंपैरिजन करें तो भी आप देखेंगे, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, तो भी आप देखेंगे कि क्या है कि वो पाकिस्तान की सिचुएशन उनके हिसाब से भी जो है वो बुरी नज़र आती है हमें। तीन चीज़ों पे हमने कंपैरिजन देख लिया, एक जीडीपी में देख लिया, एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में देख लिया, और फिर एक हमने एक्सपोर्ट्स में देख लिया। तो तीन चीज़ों में हमने कंपैरिजन देखा, जिन तीनों चीज़ों में पाकिस्तान जो है वो पीछे नज़र आता है इसमें। अच्छा, अब इसके पीछे वजह क्या है? अब मैंने ऊपर बताया कि जो मेन इशू था वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि आपके पास जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, जिससे आगे एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स शुरू होते हैं जिसके अपने अपने जो है वो कंसिक्वेंसेस भी हैं। अब इसके पीछे वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि आप जो हाइड्रोकार्बन है वो हमें इंपोर्ट करना होता है। हमारी इकॉनमी बेसिकली है इंपोर्ट ड्रिवन, यानी कि इंपोर्ट्स के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा रिलायंस है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर। अब जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से मुराद क्या है? आपकी नेचुरल गैस है, कोल है, क्रूड ऑयल है, जो कि आपको चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और पाकिस्तान में नियरली 60% जो आपकी एनर्जी है वो आपकी हाइड्रोकार्बन से बनती है। जो आपका सोलर है या विंड है या जो वाटर सोर्सेज से आप एनर्जी बनाते हैं वो बहुत कम पोर्शन है स्टिल। सोलर और विंड तो बहुत ही कम है, यानी कि रीन्यूएबल बहुत ही कम है। आपकी नियरली 60% जो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो आपकी हाइड्रोकार्बन सोर्सेज से होती है। जैसे कि जो 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे है पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि 75% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल इज़ इम्पोर्टेड कोल, यानी कि टोटल जो आप कोल से बनाते हैं उस जो कोल से बनने वाली एनर्जी है उसका 75% जो है वो इम्पोर्टेड कोल है। और अब क्या हुआ है रिसेंटली, जो हम देख रहे हैं दुनिया में एक क्राइसिस पे क्राइसिस चल रहे हैं, यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही है, सैंक्शंस की गेम्स हैं सारी, और इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है इसने तो मज़ीद सिचुएशन को वर्सन कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं पूरी दुनिया में। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स थे वो ऐसे कंट्रीज़ के ऊपर हुए जो कि ऑलरेडी जिनकी इकॉनमी बहुत पुअर थी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही डिप्लीट करते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हाइड्रोकार्बन मज़ीद महंगे हो गए, अगेन ये बात याद रखें कि जो आपने इंटरनेशनली बाइंग करनी है वो आपने डॉलर्स में करनी है। डॉलर्स आपके पास नहीं होंगे तो आप हाइड्रोकार्बन, जो अगर सपोज़ आपने जो हाइड्रोकार्बन आप पहले लेते थे वो $5 बिलियन के थे, अब जो है वो जो है वो प्राइस हाइक की वजह से सारी चीज़ें अगर हम देखें तो वो $20 बिलियन के हो गए। लेकिन रिजर्व्स आपके पास जो है वो सपोज़ $30 बिलियन के ही हैं, रिजर्व्स उतने ही हैं। तो वो $5 बिलियन की जब आप चीज़ ले रहे थे तो उस वक्त तो फिर आपको 25 बच रहे थे, लेकिन अभी आपको सिर्फ $10 बिलियन उसमें से बचेंगे, उन रिजर्व्स में से भी। तो ये साबित हुआ कि जब प्राइसेस इंटरनेशनली मार्केट्स में बढ़ती हैं तो ऐसे कंट्रीज़ जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जिनके पास कम हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब क्या होगा कि इसमें आपने जो है वो अब वही हाइड्रोकार्बन जो कि फिक्स्ड अमाउंट भी शायद इतनी नहीं बढ़ी, फिक्स्ड है ऑलमोस्ट, लेकिन उनकी प्राइसेस चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ी तो इसका जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स नहीं थे और हमें फिर जो है जब वो बाइंग करनी थी तो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ी। अब उसका जो है वो आगे एक
एक मज़ीद इसका भी एक, क्योंकि मैंने बताया कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा हाइपर इंटरलिंक्ड है, तो एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट होता है और फिर वो एक चीज़ सीरीज़ में चलना शुरू हो जाती है। अभी अगर हम इसमें देखें, जब आप एक्सपेंसिव हाइड्रोकार्बन सोर्सेज इंपोर्ट करेंगे तो इट डेफिनेटली मीन्स कि जब आप उनसे एनर्जी बनाएंगे तो आप एनर्जी की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, एनर्जी की प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी। तो एनर्जी भी वो चीज़ है कि जिसकी प्राइसेस जब बढ़ती हैं या जब कम होती हैं तो इसका एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होता है हर चीज़ के ऊपर। आपके कंट्री का हर सेक्टर, हर सेगमेंट जो है वो मुतासिर होता है जब एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं। तो इसमें क्या है कि जब ज़ाहिर है कि आप एक्सपेंसिव हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो फिर आप, इट मींस कि आपकी एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी। और पाकिस्तान ने रिसेंटली ये देखा है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं, उससे फिर क्या होता है आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो हम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर की जो वीडियोस हैं प्रॉब्लम्स की और सोल्यूशंस की, उसमें हम ये बात कर चुके हैं कि जो एनर्जी है वो इंडस्ट्री के लिए इट इज़ लाइक ब्लड। तो जब ये प्रोवाइड होती रहेगी जब तक, तो वो काम करती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ इसका जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी तो फिर वो बनती भी नहीं है बिजली। अब पाकिस्तान के पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, लेकिन एक्सपेंसिव होने की सोर्सेज की वजह से या इंपोर्ट्स की एक्सपेंसिव जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है मटेरियल को, इस वजह से चीज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जिस वजह से हमें पावर शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा 2022 में बहुत ज़्यादा, और अभी भी समर में एक्सपेक्टेड है। तो जब पावर नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो आपकी इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें डायलेमा है कि जब आपको हाइड्रोकार्बन्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। याद रखिए कि हमारा रीन्यूएबल जो सेक्टर है वो अभी बहुत बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। वो टोटल हमारे पास जो है वो 7 से 8% कंट्रीब्यूट करता है हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में। 60 to 70% हमारा जो है वो हाइड्रोकार्बन से करता है, और रेस्ट जो है हमारा जो दूसरे सोर्सेज हैं 7 to 8% हम सोलर और विंड की बात करें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक तो हमें हाइड्रोकार्बन्स जो है वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हुए हैं रिसेंटली, जिनकी वजह से हमारी इकॉनमी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। इसके अलावा हमें जो है वो हैवी मशीनरी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब मशीनरी ऐसी चीज़ है कि मुल्क में चूँकि हर वक्त कोई ना कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। स्पेशली अगर हम बात करें सीपैक के हवाले से, तो मुख्तलिफ जो है वो आपके पास जो है वो रेल रोड्स आ जाती हैं। उसके अलावा जो है वो और भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं या इस तरह की चीज़ें जो जिनकी डैम्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन होती रहती है। फिर आपको इनके लिए आहिस्ता आहिस्ता लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, वो चाहिए, और वो मशीनरी भी एक्सपेंसिव होती है। तो आप उसको जब इंपोर्ट करते हैं तो फिर आपके जो है वो इकोनॉमी सफ़र करती है। उसके अलावा आपके जो प्रोडक्शन सेक्टर हैं, आपकी एग्रीकल्चर डिक्लाइन है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मौजूद है। इंडस्ट्रियल डिक्लाइन के ऊपर भी वीडियो मौजूद है। तो ये इन सेक्टर्स में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो कम होती है। ऑलरेडी आप जो है वो एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे चीज़ें लोकल लेवल पे, आप उतना ही ज़्यादा इस केपेबल होंगे कि आप उनको एक्सपोर्ट्स भी कर सकें। अपनी नीड पूरी करने के बाद आप उनको एक्सपोर्ट कर सकें। तो एक्सपोर्ट ही तो असल है इसका जो सोल्यूशन होगा। आगे जब हम सोल्यूशंस की बात करेंगे तो आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेंथन करना है ताकि आपका इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो सके। तो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डिक्लाइन तो ऑलरेडी है, जिसमें हमने इंडस्ट्री वाली वीडियो में हमने बात भी की थी कि जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के जो कमेटी है उसकी तरफ से उन्होंने बताया कि 2022 के सिर्फ कुछ मंथ्स में पावर शॉर्टफॉल की वजह से $1 to $2 बिलियन की एक्सपोर्ट लॉसेस हुए, सिर्फ एनर्जी जो शॉर्टफॉल था उसकी वजह से। तो ये तो सिर्फ एक सेक्टर की कुछ मंथ्स की जो है वो एक इंडस्ट्री की कुछ मंथ्स की बात है, लेकिन ओवरऑल हर इंडस्ट्री का अगर हम देखें। इसके अलावा एग्रीकल्चरली हमारे प्रॉब्लम्स बेशुमार हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब ज़ाहिर है कि एक्सपेंसिव एनर्जी होगी तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, आपका एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी होगी नहीं, और जब होगी तो वो एक्सपेंसिव होगी, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आपका जो इन्फ्लेशन आएगी चीज़ों में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी तो फिर आपके जो है वो हर तरह से पॉवर्टी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें तमाम इंटरलिंक्ड होती हैं। ये एक इन्फ्लेशन भी एक सेपरेट टॉपिक है, एनर्जी क्राइसिस भी जिस मैंने आपको बताया था लास्ट का, ये एक सेपरेट टॉपिक है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही एक पाकिस्तान का मोस्ट रिकरेंट फिनोमिनन है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पॉलिटिकली होस्टाइल या पॉलिटिकली अनस्टेबल एनवायरनमेंट जो कि चीज़ों को बिल्कुल भी होने नहीं देता। और ये जो है वो ज़रूरी है इसमें बेहतरी लाने के लिए। इसमें बेहतरी आएगी तो आपकी जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपकी इकॉनमी में स्टेबिलिटी आएगी। इनको हम सोल्यूशंस में इसके वे फॉर्म में देखेंगे।
तो ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्या हो चुकी है, इंपोर्ट ड्रिवन हो चुकी है, इंपोर्ट बेस्ड है, ज़्यादा जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं और फिर जो है वो क्या होता है कि हमारा आउटफ्लो ज़्यादा होता है। फिर जब हमारा एक आउटफ्लो ज़्यादा होता है और इनफ्लो जो है वो कम होता है तो फिर क्या होता है, ये एक क्राइसिस जनरेट होता है। फिर इस क्राइसिस से निपटने के लिए हमें जो है वो लोन्स लेने पड़ते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी लोन एक्यूमुलेशन या डेट, टोटल डेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। 2020 में ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा आपका जो जीडीपी है उसका मोर देन 80% आपका जो है वो लोन था आपके ऊपर। तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इकोनॉमी की जो वोज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मज़ीद जो है वो वर्सन करती हैं और आपकी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की बढ़ती जाती हैं। तो इसमें मज़ीद यहाँ पे जो मैंने आपको स्टैट्स ऊपर जिक्र किया है वो बताए हैं कि किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। फिर हमने मतलब जो है वो एक और चीज़ ये भी थी कि जो पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी इंडिया की निस्बत 40% कम है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह आपकी सिक्योरिटी रीजंस रही हैं पहले, बट अभी जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो एक बहुत बड़ी रीज़न है, या फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का ना होना, इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी का ना होना, इफ़ेक्टिव जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का ना होना। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी इकॉनमी को उसके प्रॉब्लम्स जो है वो उनकी वजह बनती हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इनके जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो इसका सोल्यूशन है उसके ऊपर हम इसमें देखेंगे।